तो माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट सिंकिंग के एमसीक्यूज। ये पूरी तरह से डीजे देशमुख के एमसीक्यूज की एक सीरीज चल रही है और बहुत ही तगड़ी सीरीज है। इसको मतलब आपका डीजे देशमुख की एक एक लाइन के से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाँ, थोड़े टाइम ज्यादा लग रहा है बट एक एक लाइन से आपको क्वेश्चंस बना के मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बना ही ना दूंगा मैं। गुड आफ्टरनून डब्ल्यू क्या है यार। तो पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह उड़न खटोले पे एक बार फिर से आते हुए, विच टाइप ऑफ शाफ्ट्स रेजिस्ट मोर साइड प्रेशर। कौन से शाफ्ट जो है ज्यादा से ज्यादा साइड प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर या फिर ट्रायंगुलर? कौन से प्रकार का शाफ्ट साइड प्रेशर को ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है? आपका यह शाफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस शाफ्ट के ऊपर साइड में से प्रेशर आता है। ठीक है, दोनों साइड से भयानक वाला प्रेशर आता है। ठीक, अब इस साइड प्रेशर को अगर मैं सर्कुलर को लूं और रेक्टेंगुलर का ही एग्जांपल ले लूं और ट्रायंगुलर का ले लेते हैं, तो इस पे जब प्रेशर आएगा इस पे, तो ये आपका जो ट्रायंगुलर वाला है ये कुछ इस तरीके से बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बाहर की तरफ निकल आएगा, बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सर्कुलर की, तो सर्कुलर में जब साइड प्रेशर आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, पढ़ते भी जाएंगे यार थोड़ा थोड़ा ताकि याद रखने में आपको आसानी रहे। तो ये क्या करता है, ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा तो ये बल्ज आउट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सर्कुलर इज द राइट आंसर। ये ज्यादा से ज्यादा साइड प्रेशर को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रेक्टेंगुलर शाफ्ट। निम्न में से रेक्टेंगुलर शाफ्ट का बेनिफिट कौन सा नहीं है? इजी टू सिंक, लेस रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, बेटर रेजिस्टेंस टू साइड प्रेशर या फिर ऑल ऑफ द अबव। मतलब सिंकिंग करना भी आसान, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भी कम होता है और साइड प्रेशर को भी अच्छे से रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी जो है तो कोई सा भी बेनिफिट नहीं होता है रेक्टेंगुलर शाफ्ट का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये सब सर्कुलर शाफ्ट के, हाँ ये भी बता दूं, ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ये सब सर्कुलर शाफ्ट के बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है, उसको रटना पड़ेगा। रटो चाहे जैसे याद रखो, याद रखो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये बोलता है विच वाइंडिंग इज यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग। ये तो सबसे हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। शाफ्ट सिंकिंग में कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, किस टाइप की? ड्रम, कोप, फ्रिक्शन या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर सभी, सभी यूज कर लोगे। शाफ्ट सिंकिंग के टाइम पे ड्रम वाइंडिंग यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच होल्स आर ड्रिल्ड फॉर द साइड सिलेक्शन ऑफ शाफ्ट बाय गेटिंग द कोर। साइड शाफ्ट की साइड सिलेक्शन के लिए कौन से होल्स ड्रिल किए जाते हैं ताकि कोर मिल सके हमें? कोर ड्रिलिंग होल्स, पायलट होल्स, बोर होल्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पायलट होल्स ड्रिल किए जाते हैं। ठीक, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट गिवन बाय पायलट होल्स। निम्न में से कौन सी डिटेल्स पायलट होल्स के द्वारा नहीं दी जाती है? कौन सी डिटेल नहीं दी जाती है?
शाफ्ट की साइट का कंफर्मेशन नहीं दिया जाता, या फिर वाटर कंट्रोल मेथड्स के का सिलेक्शन क्या होगा ये डिटेल्स नहीं दिया जाता है, या फिर वाइंडिंग सिस्टम कैसा होगा ये डिटेल नहीं दिया जाता है, या फिर शाफ्ट सिंकिंग में कितना समय लगेगा और उसका कितना कॉस्ट बैठेगा ये डिटेल नहीं दिया जाता है। तो पायलट होल्स की मदद से हमें कौन सा डिटेल नहीं मिलता है? तो अब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि वाइंडिंग सिस्टम का सिलेक्शन ये डिटेल्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपको बाकी की ये 3 डिटेल्स याद रखनी है। ये शाफ्ट सिंकिंग के डिटेल्स मतलब पायलट होल्स ड्रिल करने के डिटेल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी नहीं है भाई, सी है। नॉट नॉट बोला है ना आपका। जो पायलट होल है वो एक तो बताता है क्या, कंफर्मेशन ऑफ साफ्ट साइट, साफ्ट कहां पर बनाना है। दूसरा, वाटर कंट्रोल मेथड्स के लिए सिलेक्शन बताता है, कौन सा वाटर कंट्रोल मेथड्स के लिए क्या चीजों को यूज करना है, कौन से मेथड्स अप्लाई करना है। तीसरा, आपका एस्टिमेट बताता है कि शाफ्ट सिंकिंग में कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। और चौथी चीज जो पायलट होल बताता है कि शाफ्ट का डिजाइन कैसा होगा और परमानेंट लाइनिंग कैसी होगी। ठीक है, क्योंकि शाफ्ट सिंकिंग में तो ड्रम वाइंडिंग ही यूज होती है। Which of the following is not a correct statement related with pilot holes? पायलट होल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? पायलट होल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? रॉक्स के कोर लेना। ठीक है, पायलट होल शाफ्ट का सेंटर होता है। इट गिव्स डिटेल अबाउट द डिजाइन एंड परमानेंट लाइनिंग। डिटेल्स अबाउट द स्ट्राटा, स्ट्राटा का डिटेल्स देते हैं, मतलब कि स्ट्राटा का डिटेल्स मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पायलट होल कभी भी शाफ्ट का सेंटर नहीं होता है, और यहां पे क्या बोल रहा है, पायलट होल शाफ्ट का सेंटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत गलती कर रहे हो आज आप लोग। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, पायलट होल सेंटर नहीं होता है शाफ्ट का, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा, तो पायलट होल कहां पे मारा जाता है? पायलट होल अगर सेंटर में नहीं होता तो कहां पे होता है? इट इज पायलट होल इज विद इन 50 मीटर ऑफ द रेडियस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के रेडियस के 50 मीटर के भीतर होना चाहिए पायलट होल, बस। ठीक है, पायलट होल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम यह पता कर सकते हैं कि भाई हमारा शाफ्ट कहां पर बनाना है। पहले होल मारेंगे, स्ट्राटा देखेंगे, है ना, किस प्रकार का है, कोर निकाला जाता है पायलट होल ड्रिल करके, कोर की मदद से फिर स्ट्राटा वगैरह देख के हम क्या करते हैं, उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा शाफ्ट कहां पर बनेगा। ठीक है, तो शाफ्ट बनाने के लिए पायलट होल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वाइंडिंग इंजन? वाइंडिंग इंजन से कौन सी चीज रिलेटेड है? स्टीम बॉयलर्स एंड डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक पावर एंड पंप, स्टील हेडगियर एंड वॉलिंग स्कैफोल्ड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वाइंडिंग इंजन से कौन सी चीज रिलेटेड है? कौन सी चीज रिलेटेड है वाइंडिंग इंजन से? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीजें वाइंडिंग इंजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ हेडगियर इज यूज ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा हेडगियर यूज होता है? टेम्पररी, परमानेंट, फ्रिक्शन, ऑल ऑफ द अबव। शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा हेडगियर इस्तेमाल किया जाता है? टेम्पररी, परमानेंट, फ्रिक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टेम्पररी हेडगियर का हम इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट सिंकिंग के समय, उसके बाद हम परमानेंट हेडगियर लगाते हैं। कभी भी स्टार्टिंग में ही अपन परमानेंट हेडगियर नहीं लगाते।
फैन ऑफ नियरली डैश क्यूबिक मीटर पर मिनट कैपेसिटी शैल बी यूज्ड ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। कितनी कैपेसिटी का फैन शाफ्ट सिंकिंग के समय यूज किया जाता है? लगभग लगभग कितनी कैपेसिटी का फैन शाफ्ट सिंकिंग के समय यूज होना चाहिए? 100, 200, 300, 500। इसके साथ ये बताइए कौन सा फैन यूज होता है, ऑक्सिलरी या फिर एग्जॉस्टिंग, मतलब फोर्सिंग या एग्जॉस्टिंग, सॉरी फोर्सिंग या एग्जॉस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्म करके बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अरेंजमेंट्स इन शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के अरेंजमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब निम्न में से कौन से शाफ्ट सिंकिंग के अरेंजमेंट हैं? डबल ड्रम विंच फॉर वॉलिंग स्कैफोल्ड, लाइटिंग एंड शॉर्ट फायरिंग केबल्स, pump suspension ropes, folding doors to cover the shaft top, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस अरेंजमेंट ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? शाफ्ट सिंकिंग के समय निम्न में से कौन सा सरफेस अरेंजमेंट नहीं है? ठीक है, लैंप रूम, फर्स्ट एड रूम, मैगजीन, वर्कशॉप विथ स्मिथली शॉप और मोर्टार मिल, सिग्नलिंग अरेंजमेंट एट पिट बॉटम, सेंटर कंक्रीट पिलर। तो सरफेस अरेंजमेंट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर कंक्रीट पिलर होता है, सरफेस पे होता है, जहां से हम मेजर करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर शाफ्ट सिंकिंग स्ट्राटा? निम्न में से कौन सी शाफ्ट सिंकिंग स्ट्राटा है? सब सॉइल या फिर एल्यूवियम सॉइल, हार्ड रॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ सैंडस्टोन सेल थिन कोल सीम्स, फिर कोल सीम और मिनरल बेड। ठीक है, तो ईएमटी पढ़ो बाबू। आज के लेक्चर के बाद फिर एक आइडिया देता हूं, ठीक है, वो करना तो हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू मार्क पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग? निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है शाफ्ट सिंकिंग के समय में? क्या मार्क करने के लिए? पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन मार्क करने के लिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन मतलब कि आपका एक्सकवेशन का जो पेरीमीटर है, ये कॉर्नर मार्क करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? पेग, क्लिफ, सेंटर कंक्रीट पिलर या शाफ्ट कॉलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरे भाई, सरफेस अरेंजमेंट बोल रहा हूं, सरफेस अरेंजमेंट कौन सा नहीं है? क्या है इसका आंसर? पेग्स। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का पेग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्टिकल शाफ्ट एट सरफेस? निम्न में से वर्टिकल शाफ्ट जो सरफेस पे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? किसे कहा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट? पेग्स को कहा जाएगा, शाफ्ट कॉलर कहा जाएगा, सेंटर कंक्रीट पिलर या फिर हेड गियर। सरफेस पर वर्टिकल शाफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है शाफ्ट कॉलर, या फिर कॉलर भी अगर लिख देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि बोलता है
इन सब सोइल और एलुवियम अप टू डैश एक्सकवेटेड बाय डैश। सब सॉइल या फिर एलुवियम में हम कितनी मीटर की गहराई तक जो है तो एक्सकवेशन किस चीज से करते हैं? 3 मीटर से 20 मीटर की गहराई तक चीजल और हैमर कटिंग पिक्स का इस्तेमाल करते हैं, 5 मीटर से 10 मीटर तक ब्लास्टिंग करते हैं, या 20 मीटर से 30 मीटर तक हम ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका एल्यूवियम और सबसॉइल बोला है तो मतलब टॉप मोस्ट लेयर है, और टॉप मोस्ट लेयर आपका यहां से यहां तक का आता है 3 से 20 मीटर का, ठीक है। और इसमें हम ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, चिजल और हैमर कटिंग पिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि बोलता है अप टू 30 मीटर डेप्थ क्रेन इज यूज्ड टू होइस्ट द एक्सकवेटेड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डैश रोप। 30 मीटर की तक की गहराई तक क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है भाई ब्लास्टेड मटेरियल को ऊपर उठाने के लिए। तो वो जो क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है उस क्रेन में कौन सा रोप यूज होता है? लॉक्ड कॉइल रोप, स्टैंडर्ड रोप, या फिर हाफ लॉक्ड कॉइल रोप, या फिर मनीला रोप? फिर से एमटी पढ़ लो, क्रेन में कौन सा रोप यूज होता है? आप जो रोप है उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जो वहां पे हमने रोप के बारे में पढ़ा, कहां पर? अपना वॉल्यूम 3 है उसमें शायद दिया हुआ है, या किसी में तो दिया हुआ रोप के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, कि यहाँ यहाँ पे इन रोप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब शाफ्ट सिंकिंग की बात आती है तो हम मनीला रोप का इस्तेमाल करते हैं क्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि ये बोलता है विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड इन वाइंडिंग इंजन ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। वाइंडिंग इंजन में शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा रोप यूज किया जाता है? हाफ लॉक्ड कॉइल रोप, लॉक्ड कॉइल रोप, या फिर मनीला रोप, या फिर ऑल द ऑफ द अबव? वाइंडिंग इंजन में शाफ्ट सिंकिंग के समय कौन सा रोप यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉक्ड कॉइल रोप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एक्सकवेशन एट सरफेस इज अ सम ऑफ। सरफेस पे जो एक्सकवेशन का रेडियस है वो किन चीजों का सम है, किन चीजों का क्या बोलते हैं, गुणा, भाग, और क्या होता है, जोड़ है, जोड़ कुछ भी। फिनिश्ड रेडियस ऑफ शाफ्ट, थिकनेस ऑफ लाइनिंग, क्लियरेंस ऑफ 230 mm टू 300 mm, या फिर इनमें से सभी का सम है? इनमें से सभी का सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो रेडियस ऑफ एक्सकवेशन है सरफेस पे शाफ्ट का वो इन सभी का सम है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। पिछला जो मनीला रॉब बताया था वो आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें याद रखिए जो दोबारा से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। चौथी चीज है इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनको जरूर याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जो है तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लॉक्ड कॉइल रोप इस्तेमाल होता है। अरे पूरे नहीं मार्क करूंगा जी, अगर कोई ये बोलने वाला हो कह रहे सर सभी तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो आप, इंपॉर्टेंट बता दिया। चलो 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पररी लाइनिंग नॉट कंसिस्ट ऑफ। टेम्पररी लाइनिंग किन चीजों से नहीं, किन चीजों, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो टेम्पररी लाइनिंग में नहीं होती हैं? स्केलेटन रिंग, प्लैंक्स ऑफ सैलवुड, टबिंग, हैंगर्स। टेम्पररी लाइनिंग में कौन सी चीज नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये परमानेंट लाइनिंग होती है एक प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सस्पेंड द टेम्पररी लाइनिंग।
टेम्परेरी लाइनिंग को सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आयरन स्पाइक्स, हैंगर्स, स्केलेटल रिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आयरन स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेरी लाइनिंग को सस्पेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयरन स्पाइक्स के अलावा एक हैवी फ्रेम होती है वुड की, हैवी फ्रेम होती है, हैवी फ्रेम ऑफ वुड, वुड। इसको क्या किया जाता है, ये जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट के माउथ के ऊपर इस प्रकार से जो है तो हम बिछा देते हैं लकड़ी, ठीक है। या फिर आयरन के स्पाइक्स होते हैं जो कि आप इस प्रकार से देखेंगे शाफ्ट के ऊपर, इस ऐसे करके जो होता है ना, जिनसे हम लटका देते हैं, ठीक है। हैंगर तो नीचे होता है, हैंगर खुद लटका होता है इससे, ठीक है। तो आपका आयरन स्पाइक्स इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्केलेटन रिंग? निम्न में से कौन सी चीज स्केलेटन रिंग की फीचर नहीं है? स्केलेटन रिंग्स को फिश प्लेट या फिर ओवरलैप जॉइंट्स की मदद से जोड़ा जाता है। बेसिक स्केलेटन रिंग शाफ्ट के सरकमफ्रेंस का एक प्रकार से शेप होता है, उसी शेप में होता ही है कि शाफ्ट का सरकमफ्रेंस का जो भी शेप होगा वो शेप आपका स्केलेटन रिंग देता है। इसके जो डायमेंशन होते हैं 2 मीटर, 215 mm, 338 mm होता है। और ये 3-3 मीटर के सेगमेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो स्केलेटन रिंग का फीचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बेसिकली वुडन प्लैंक्स का फीचर है कि आपके जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उसका डायमेंशन ये होना चाहिए, 2 मीटर, 215 mm उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 2 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए और 38 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू हैंगर्स? दो हैंगर्स के बीच का इंटरवल क्या होना चाहिए? ठीक है, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 1 मीटर या 2 मीटर? दो हैंगर्स के बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए? दो हैंगर्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल नहीं पढ़े हो ना, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट द रिंग? रिंग को सपोर्ट करने के लिए निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? वुडन प्लैंक्स, प्लग्स, हैंगर या फिर इनमें से कुछ नहीं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिंग को सपोर्ट किया जा सके। ये सब बताया हूं, सब बताया हूं। प्लग्स का यूज किया जाता है रिंग को सपोर्ट करने के लिए। Which of the following is done up to 3 meter to 4 meter depth when strong rock is reached? जब हम स्ट्रॉन्ग रॉक के पास पहुंचते हैं, ठीक है, तो मतलब शाफ्ट सिंकिंग करते जा रहे हो और एकाएक आपको मजबूत पत्थर मिल गया, अब यहां से लेके यहां तक मजबूत एकदम पत्थर है, तो आप निम्न में से क्या काम करोगे? अगले 3-4 मीटर की गहराई तक आप क्या काम करोगे? तो 3-4 मीटर की गहराई तक शाफ्ट डाया आपका फिनिश्ड डाया के बराबर रखना है, टेम्परेरी लाइनिंग कर देना है, कोई भी लाइनिंग नहीं करना है, ब्रिक वॉलिंग करना है। तो ध्यान में रखिएगा, डीजे देशमुख में साफ साफ लिखा है शाफ्ट डाया, सुनील का सही आंसर। शाफ्ट डाया
जो है तो फिनिश्ड डाया के बराबर हम रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। अभिषेक का भी आंसर सही है, वेरी गुड अभिषेक, गुड दीपक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड प्रदीप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट लाइनिंग, निम्न में से कौन सी चीज परमानेंट लाइनिंग का अरेंजमेंट नहीं है? ब्रिक, कंक्रीट, स्केलेटन रिंग्स, स्टील टबिंग। इसका तो आंसर दे ही दो, स्केलेटन रिंग्स इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार की परमानेंट लाइनिंग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। स्केलेटन रिंग टेम्पररी लाइनिंग का एग्जांपल है, अरेंजमेंट है। Which type of permanent lining is used in ordinarily compact or moderately wet strata? Ordinarily compact और wet strata, मतलब ज्यादा wet strata भी नहीं है, हल्का फुल्का wet strata है, ठीक है। तो उस केस में कौन सी लाइनिंग हम यूज करेंगे? कंक्रीट, ब्रिक वॉलिंग, स्टील टबिंग, स्केलेटन रिंग्स। तो आपका 4 ऑप्शन, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सी नहीं है। वेरी गुड अतुल, वेरी गुड अभिषेक, संतोष, प्रदीप, संकेत, सबका सही है। चलो, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ ब्रिक लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.4 मीटर टू 0.6 मीटर, 0.8 मीटर टू 1 मीटर, 1 मीटर टू 2 मीटर, 0.1 मीटर टू 0.3 मीटर। बहुत ही ज्यादा डीप डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख पाना थोड़ा कठिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड एवरीवन, सभी का सही है। व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ कंक्रीट लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 100 mm, 125 mm, 150 mm या 175 mm? तो कंक्रीट लाइनिंग की थिकनेस, वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप, होती है 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following arrangement in shaft is correct starting from excavated shaft wall? अगर शाफ्ट वॉल से हम स्टार्ट करें, मतलब कि जो शाफ्ट हमने बनाया है ना, तो अगर मैं लाइनिंग करते हुए दोनों साइड से, मतलब चारों साइड से इस तरफ बढ़ता हूं, तो इस प्रकार का फाइनली मुझे शाफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें एक एक करके मैं यूज करता हूं, क्या क्या चीजों की लेयर्स एक एक करके बनाऊंगा। सबसे पहले किस चीज की, तो इधर साइड से, किधर साइड से? ये एक्सकवेटेड वॉल जो है आपका, एक्सकवेशन, वहां से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंक्रीट लाइनिंग, फिर उसके बाद ब्रिकिंग कर्व या और ब्रिक वॉलिंग। दूसरा है ब्रिकिंग कर्व होना चाहिए, उसके बाद कंक्रीट लाइनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ब्रिक वॉलिंग होना चाहिए। तीसरा है ब्रिकिंग कर्व होना चाहिए, ब्रिक वॉलिंग होना चाहिए, कंक्रीट लाइनिंग होना चाहिए। चौथा है ब्रिक वॉलिंग होना चाहिए, ब्रिकिंग कर्व होना चाहिए और कंक्रीट लाइनिंग होना चाहिए। पक्का? तुक्का मार रहे हो ना आज सबके साथ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले होती कंक्रीट की लाइनिंग, आप नॉर्मल बुद्धि लगा रहे हो। सबसे पहले हम कंक्रीट की एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर कंक्रीट की लेयर के बाद हम ब्रिकिंग कर्व रखते हैं यहाँ पर, और ब्रिकिंग कर्व के ऊपर हम ईंटा जमा देते हैं, ठीक है। इसके बीच में अब ब्रिकिंग कर्व देखो, अब ये आपका ब्रिकिंग कर्व हो जाता है, ईंटा जो जमाया। अब बीच में अब ये देख रहे हो एकदम सरफेस कैसा है, बड़ा ही अंडुलेटिंग। अगर आप यहाँ पे ईंटा जमा दे रहे हो तो सरफेस कैसा है? अंडुलेटिंग है, ठीक है।
और यहाँ पे तो मैंने कंक्रीट की लाइनिंग कर दी है। कंक्रीट की लाइनिंग मतलब मैं प्लास्टर जैसे कर देता हूँ ताकि पानी इस पार से इस पार ना आने पाए, वाटर का सीपेज ज्यादा ना होने पाए। फिर भी वाटर का सीपेज हमें थोड़ा बहुत तो चाहिए ताकि वाटर का प्रेशर ना बढ़ने पाए दोनों साइड से, चारों तरफ से। तो हम क्या करते हैं कि इतना मजबूत भी नहीं बनाते हैं कंक्रीट लाइनिंग, ठीक है। और तो बीच में हम क्या भर देते हैं, हम बीच में कुछ मटेरियल भरते हैं इस गैप में। अब वो मटेरियल क्या भरते हैं, अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है। 30th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल द स्पेस बिटवीन ब्रिक लाइनिंग एंड एक्सकवेशन। ब्रिक लाइनिंग और एक्सकवेशन के बीच में कौन सा मटेरियल भरा जाता है? एश, सैंड, लूज ब्रिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। आप इनमें से कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। क्या बोला भाई? तो इतने क्वेश्चंस थे। सही बात बोला भाई, एकदम सही बात बोला। जिसका तुक्का बैठा है वही है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास। अब मेरी एक बात मानिए, मैं कल फिर से और नए क्वेश्चंस बनाऊंगा। आप कहाँ से जो आज बताया हूं इसको एक बार ईएमटी का चाहे मेरा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मेरा लेक्चर पढ़ लीजिए, देखने की भी जरूरत नहीं, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। सुन लो पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं अपन। ईएमटी का लेक्चर एक बार पढ़ लीजिए जो पीडीएफ अपलोडेड है। उसके बाद आज जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, परमानेंट लाइनिंग तक मैंने करवा दिया, ठीक है। अब कल का जो टॉपिक है, वॉलिंग स्कैफोल्ड, राइडर, और आपका ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, क्लियरिंग अप ऑफ डेब्रिस, शाफ्ट सेंटरिंग अरेंजमेंट, मतलब परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग तक, परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग नहीं, परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग तक आपको कल पढ़ के रखना है, ठीक है। उठा लो और फटाफट एक बार रीड मारो, फटाफट, आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा। रिवीजन मैं करा रहा हूं आपका, समझ लो ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। फिर आप अपना आउटपुट देखो, कुछ नहीं करना, शुद्ध हिंदी में लिखा हूं बकायदा। सिर्फ पीडीएफ खोलो, रीड मार दो एक बार, गारंटी है बनेगा। कल इससे आगे मैं क्वेश्चंस नहीं बनाऊंगा, ठीक है। परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग का तक ही मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो आपको ईएमटी के फोल्डर में जाइए, वहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल में सब कुछ मिल जाएगा। जो नहीं समझ में आता, नहीं है अपलोडेड, बता देना, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो इतना कर लीजिए, तब तो मजा आया अपने को करने में, ठीक है। आज मुझे भी देखो नहीं अच्छा लग रहा था, आप लोग भला बताइए एक भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, ठीक। कोशिश करेंगे यार, और जल्दी जल्दी करना है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी एक बार फिर से मैं शेयर करूंगा सारे के सारे पीडीएफ शॉर्ट नोट्स के, तो शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़िए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी तो बनाना है यार। हाँ पूरा पढ़ लो, जिसको पूरा बहुत पढ़ने का शौक है पूरा पढ़ लो यार, अच्छी बात है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं शॉर्ट नोट शेयर कर दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लो। मैं पर्सनली हर किसी को शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, लिंक मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल का, और ग्रुप में एक बार फिर से डाल दे रहा हूं व्हाट्सएप में। अरे यार, आप बोलते हो काम का, मुझे क्या पता यार क्या काम का है। मेरी तो कोशिश ये, मैं एक एक चीज आपको याद करवा दूं, रटवा दूं। आप भी जान रहे हो सामने वाले का ट्रेंड हम नहीं समझ पा रहे, कोई कुछ भी दे रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि संकेत, पूरा पढ़ के जाओ ना यार, क्यों चांस क्यों ले रहे हो, पूरा पढ़ के जाओ।